गुड मॉर्निंग टू मेरे सभी प्यारे बच्चों. टुडे वी आर हेयर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल स्टडी हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप पार्ट 2 एंड अनदर टॉपिक द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. So let's start to see that how nationalism arises in Europe. In mid-18th century there was no nation state inside Europe. अगर 18th century के बीच तक भी देखा जाए तो यूरोप में कोई नेशन स्टेट नहीं था. नेशन स्टेट क्या होता है? नेशन स्टेट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ बहुत सारे लोग एक कॉमन लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, एक कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं और एक कॉमन आइडेंटिटी को फॉलो करते हैं. इस तरह के प्लेस को नेशन स्टेट कहा जाता है. एग्जाम्पल, आज जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी की सारी कंट्रीज़ कॉमन एग्जाम्पल है नेशन स्टेट का. लेकिन मिड 18th सेंचुरी में कोई नेशन स्टेट नहीं था, बल्कि नेशन स्टेट्स की जगह बड़े बड़े एम्पायर्स जो थे जिन पर राजा राज्य करते थे, इस तरह के एम्पायर्स फैले हुए थे. एग्जाम्पल्स अगर हम लें, हैब्सबर्ग एम्पायर का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो इस एम्पायर में बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग एक साथ एक ही साम्राज्य में रहते थे. Their ideas, culture, traditions, languages were different. उनके ideas, culture, tradition, languages सब कुछ बिल्कुल अलग था. If there were so much differentiation in these people, how they can thought about nation states? और सोचिए, अगर एक ही जगह पर रहने वाले लोगों के बीच में इतने differences हैं तो किस तरह से वो नेशन स्टेट्स के बारे में सोच सकते हैं? क्योंकि नेशन स्टेट तो होता ही वही है जहाँ पे सब लोग एक ही रिलीजन, एक ही कम्युनिटी, एक ही कल्चर, एक ही लैंग्वेज को फॉलो करते हैं. तो इसके बाद भी आइडिया ऑफ नेशन स्टेट आया. कैसे आया? चलिए देखते हैं. The another topic, the aristocracy and the middle class. At that same time, two types of people lived in Europe. उसी समय पर दो तरह के लोग जो थे वो यूरोप में रहते थे, जिनमें से एक थे एरिस्टोक्रेट्स और दूसरे थे पीजेंट्स. जो एरिस्टोक्रेट्स थे वो सोसाइटी के वेल्दी पीपल थे. उनके पास खुद के हाउसेस थे, खुद के अपने पूरे गांव के गांव रहते थे वो साथ में. देवर माइनर, ये संख्या में बहुत कम होते थे. कौन? एरिस्टोक्रेट्स. सोशली और पॉलिटिकली ये एरिस्टोक्रेट्स बहुत पावरफुल होते थे. इनकी फैमिली मैरिजेस से कनेक्टेड रहती थी, मतलब ये लोग आपस में रिलेटिव्स में एक दूसरे में शादियां कर लेते थे जिससे इनकी फैमिली कनेक्टेड रहती थी. इन्होंने फ्रेंच बोलना शुरू किया. ये लोग फ्रेंच बोलते थे और ये एक कॉमन वे ऑफ लाइफ जीते थे, इसीलिए ये लोग यूनाइटेड थे. वहीं दूसरी टाइप के जो लोग थे यूरोप में उस समय वो थे पीजेंट्स यानी किसान. ये लोग सोसाइटी के गरीब लोग थे. इनके पास ना तो ज़्यादा ज़मीन थी और ना ज़्यादा पैसे. इवन कुछ तो ऐसे थे जिनके पास ज़मीन थी ही नहीं. ये लोग बहुत ज़्यादा थे लेकिन पावरफुल नहीं थे. तो अब नाउ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कम्स इन यूरोप, और इसके बाद आती है एक औद्योगिक क्रांति यूरोप में, और एक नई मिडिल क्लास उभर कर आती है, एक नई वर्किंग क्लास उभर कर आती है यूरोप में इस औद्योगिक क्रांति, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फलस्वरूप. ना तो ये लोग ज़्यादा पुअर थे और ना ही बहुत ज़्यादा रिच थे, लेकिन ये एजुकेटेड थे. सो दिस मिडिल वर्किंग क्लास were neither very poor nor very rich, but they were educated. Example, businessman, industrialist, professionals. The middle class people come with the idea of nation unity. और ये जो middle class के लोग हैं ये आते हैं नेशन की यूनिटी के एक आइडिया के साथ, नेशन स्टेट के आइडिया के साथ, जिसका मतलब होता है सेम कल्चर, सेम ट्रेडिशन, सेम लैंग्वेज. एंड द सेकेंड आइडिया जो ये लेकर आए वो था लिबरल नेशनलिज्म. लिबरलिज्म. व्हाट इज लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? लिबरल नेशनलिज्म का मतलब होता है एरिस्टोक्रेसी रूल का अंत, यानी राजा महाराजाओं के राज्य का अंत. यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनेगी, जो सरकार बनेगी, वो लोगों के एग्रीमेंट के साथ बनेगी. वो एक इंडिविजुअल की फ्रीडम के साथ बनेगी, जहाँ इक्वालिटी बिफोर लॉ होगी, जहाँ पर क्लर्जिकल प्रिविलेजेस का एंड हो जाएगा. क्लर्जिकल प्रिविलेजेस मतलब चर्च के लोगों को जो सुविधाएं मिली होती थी वो सब खत्म हो जाएगा और सभी लोग बिल्कुल
इक्वालिटी से काम करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा और उसके साथ बनेगी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये सारे प्रोस्पेक्टस लेकर आए थे ये मिडिल क्लास के लोग जो नेशन स्टेट को सपोर्ट करते थे, जो लिबरल नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे। लेकिन मिडिल क्लास की कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। सो देयर वॉज सम प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास ऑल्सो। दे डजंट सपोर्ट वुमेन। ये लोग औरतों के पक्ष में नहीं थे, ये औरतों को सपोर्ट नहीं करते थे। दे वॉन्टेड टू वोटिंग राइट्स फॉर ओनली मैन। ये चाहते थे कि केवल आदमियों को ही वोटिंग राइट्स मिलें, ना कि औरतों को ये चीज़ मिले। दे वॉन्टेड टू वोटिंग राइट्स फॉर ओनली दोज मैन हु हैज़ द राइट टू प्रॉपर्टी। और इवन ये वोटिंग राइट उन्हीं आदमियों को देना चाहते थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी। अब फिर दूसरे सब लोग क्या करते, केवल रिच मैन के अलावा, यानी जो आदमी जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी है, वही वोट दे सकते हैं, तो बाकी सब क्या करेंगे। सो द मैन एंड वुमेन विदाउट प्रॉपर्टी प्रोस्ट्रेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑफ यूरोप। तो अब ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी और ऐसी औरतें जिनको वोट देने का हक नहीं दिया गया था, ये लोग विरोध करने लगे यूरोप के अलग अलग जगहों पर। इस सब के बावजूद एक और प्रॉब्लम थी यूरोप में, और वो थी कि जो व्यापारी थे उनको टैक्स पे करने पड़ते थे। सो द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस इफ दे वांटेड टू पे डू ट्रेड। अगर वो जो ट्रेडर्स थे उनको टैक्स पे करना चाहते थे, अगर वो व्यापार करना है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जब ट्रेडर्स हैम्प्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग तक जाते थे व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, तो उनको 11 जगहों पर 11 बैरियर्स पर टैक्स पे करना पड़ता था 5.5% की रेट से। अगर ट्रेडर्स इनफ टैक्स पे करते इन बैरियर्स पर तो फिर वो कमाते क्या, क्योंकि 11 बैरियर्स पर 5.5% की रेट से टैक्स को पे करना, तो कमाई क्या बचेगी। सो विद दिस देयर वॉज मैनी फॉर्म्स ऑफ करेंसीज वॉज अवेलेबल इन यूरोप। और इसके साथ ही यूरोप में बहुत सारी करेंसीज की फॉर्म्स अवेलेबल थी, तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते थे। ट्रेडर्स को हर जगह पर, हर स्टेट में एक नई फॉर्म ऑफ करेंसी पे करनी पड़ती थी। सो अब क्या होता है कि 1834 में एक कस्टम यूनियन बनी थी जिसका नाम था ज़ोल्वेरिन। ये स्टार्ट हुई थी प्रूशिया के थ्रू। इट वॉज स्टार्टेड बाय प्रूशिया एंड मैनी अदर जर्मन स्टेट्स ज्वाइंड लेटर। प्रूशिया ने इस ज़ोल्वेरिन को स्टार्ट किया था और दूसरे कई जर्मन स्टेट्स ने इसको बाद में ज्वाइन किया। द यूनियन एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स। इस ज़ोल्वेरिन यूनियन ने सारे टैरिफ बैरियर्स का विरोध किया, इनको हटवाया। इनने करेंसीज के सारी करेंसीज को बंद करवा के केवल 2 करेंसीज को रखा। इन्होंने रेलवेज के नेटवर्क को प्रमोट किया। सो हेयर इज अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो अब क्या होता है कि अभी तक हम पढ़ चुके कि किस तरह से यूरोप में नेशनलिज्म राइज होता है। 2 तरह के लोग होते हैं वहाँ पर, एक तो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं, एक पीजेंट्स होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी यूरोप में नेशन स्टेट्स की फीलिंग आती है। कहाँ से आती है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से आती है। और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है तो एक नई क्लास आती है सोसाइटी में, जो मिडिल क्लास होती है। ये ना ज़्यादा गरीब होती है ना ज़्यादा अमीर होती है, लेकिन ये जो क्लास होती है मिडिल क्लास, ये एजुकेटेड होती है। और किस तरह से ये अपने एबॉलिशन करवाती है टैरिफ बैरियर्स का, टैक्सेस का, करेंसीज की यूनिट्स को जो है वो रिड्यूस करवाती है, नेटवर्क ऑफ रेलवे प्रमोट करवाती है, और लिबरल नेशनलिज्म को लेकर आती है, नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर आती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है टॉपिक नंबर 2.3, दैट इज़ अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नेपोलियन है उसने 1799 में रूल स्टार्ट किया था, जो 1815 में ख़त्म हुआ था। देन किस तरह से नेपोलियन जो है उसका जो रूल है वो 1815 में ख़त्म हो जाता है। इन 1815 एक फ़ाइट होती है, सन 1815 में एक फ़ाइट होती है नेपोलियन और ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में। तो
1815 में ये जो फाइट होती है नेपोलियन और इन चारों कंट्रीज के बीच में, इस फाइट को कहा जाता है द बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन इसमें बुरी तरह से हार जाता है और उसके बाद ये जो चारों स्टेट हैं, ब्रिटेन, प्रूशिया, रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ये टुगेदर मिलके कंजर्वेटिव्स कहलाते हैं। ये नहीं चाहते थे कि सोसाइटी को चेंज किया जाए, क्योंकि ये लोग मोनार्की को बहुत पसंद करते थे और चाहते थे कि मोनार्की वापस रीस्टोर हो जाए। तो इसीलिए ये अब एक नई फॉर्म लाते हैं और इस फॉर्म का नाम होता है कंजर्वेटिज्म। So they under all of Napoleon's changes, all the changes occurred in Europe, all begin same here. तो नेपोलियन जितने भी चेंज करके जाता है, ये कंजर्वेटिव्स वापस सारे के सारे चेंज खत्म कर देते हैं और मोनार्की को रिस्टोर कर देते हैं। तो फिर से मोनार्की आ जाती है, फिर से यूरोप में राजा का राज शुरू हो जाता है, चर्च की पावर रिस्टोर हो जाती है, फ्यूडल सिस्टम आ जाता है, सोशल हायरार्की जो चल रही थी, क्लर्गी, नोबैलिटी, थर्ड स्टेट, सब के सब रिस्टोर्ड हो जाते हैं और जो ऑटोक्रेटिक रूल है, जो राजा का राज्य है, वो री एस्टेब्लिश हो जाता है, सेंसरशिप फिर से अडॉप्ट कर ली जाती है और इस सब के बजाय ये जो चारों स्टेट हैं, ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया, ये चारों जो स्टेट हैं वो एक ट्रीटी साइन करते हैं और इस ट्रीटी का नाम होता है द ट्रीटी ऑफ वियना 1815। ये जो ट्रीटी है इसे साइन किया गया था ऑस्ट्रियन काउंसलर ड्यूक मेटरनिच के थ्रू। ड्यूक मेटरनिच इस संधि पर, इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर करता है और इसके बाद इस ट्रीटी के कारण क्या चेंजेस आते हैं यूरोप में वो देखते हैं। कि सबसे पहले जो बर्बन डिनेस्टी थी, जो बर्बन साम्राज्य था राजाओं का, वो फ्रांस में रिस्टोर हो जाता है। एक स्टेट, पूरे सीरीज ऑफ स्टेट जो है वो फ्रांस की बाउंड्रीज पे बना दी जाती है। खूब सारे स्टेट बना दिए जाते हैं फ्रांस की बाउंड्रीज पर, ताकि कोई ना तो इस सीमा के अंदर आ सके और ना ही फ्रांस जो है वो अपनी सीमाओं को बढ़ा सके। तो इसके साथ ही ये वियना की ट्रीटी के थ्रू चेंजेस आते हैं। इस ट्रीटी के द्वारा किए गए चेंजेस में प्रूशिया को न्यू टेरिटरीज दी जाती हैं और जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स होती हैं वहाँ की सारी टेरिटरीज जो है वो प्रूशिया को दे दी जाती है। ऑस्ट्रिया को नॉर्थ इटली का पूरा कंट्रोल दे दिया जाता है। रशिया के हिस्से में पोलैंड आ जाता है और Confederation of 39 states which had been set up by Napoleon was left untouched. नेपोलियन के द्वारा किया हुआ जो एक चेंज था कि उसने 39 स्टेट की एक कॉन्फेडरेशन बनाई थी, उसको वैसा का वैसा रखा जाता है। तो ट्रीटी ऑफ वियना के बाद में मोनार्की को रीस्टोर किया जाता है पूरे यूरोप में और जो कंजर्वेटिव्स हैं उनके पास सारी पावर आ जाती है। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरीज के बारे में कि जब जब कोई ऐसा काम होता है उसका विरोध करने के लिए रेवोल्यूशनरीज आगे आते हैं, क्रांतिकारी आगे आते हैं। तो खूब सारे लिबरल नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले पीपल जो थे वो इस कंजर्वेटिज्म के साथ खुश नहीं थे। 1815 के बाद जितने भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो छुप जाते हैं, अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव्स उनको ढूंढते हैं, पकड़ते हैं, मारते हैं, इसीलिए वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। क्योंकि अब जो पावर थी वो कंजर्वेटिव्स के हाथों में थी। लिबरल नेशनलिस्ट कुछ कर ही नहीं सकते थे बेचारे, डायरेक्टली और ओपनली वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो अब वो सीक्रेट ग्रुप बनाते हैं और ये सीक्रेट ग्रुप धीरे धीरे तैयारी करते हैं फिर से इस कंजर्वेटिव्स को जड़ से उखाड़ फेंकने की। वे मोनार्की को अपोज करते हैं और ऑटोक्रेटिक रूल का एंड चाहते हैं। वे प्योरली फ्रीडम चाहते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्रता चाहते हैं। और इन्हीं रेवोल्यूशनरीज में एक आदमी था जिसका नाम था जियुसिप्पी मजीनी। ये जियुसिप्पी मजीनी जिनोवा में बॉर्न हुए थे 1807 में। इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे और ये मेंबर थे कार्बोनरी के। ये जो कार्बोनरी है वो जो ये जियुसिप्पी मजीनी थे वो इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ की भी स्थापना की थी। 2 सीक्रेट सोसाइटी के फाउंडर थे ये, जिसमें से पहली सीक्रेट सोसाइटी थी यंग इटालियन मर्सेल्स एंड दूसरी जो सीक्रेट सोसाइटी थी वो थी यंग यूरोपियन बर्ने।
इटली के यूनिफिकेशन में बिलीव करते थे और इन्हें देखकर बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ बनना शुरू हो गई पूरे यूरोप में। और जब बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी बन गई तो ये कंफर्म हो गया कि अब क्रांति शुरू होने वाली है कंजर्वेटिव्स के खिलाफ। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में नेशन स्टेट्स के लिए रिवॉल्यूशन होती है, लेकिन फिर से कंजर्वेटिव्स आते हैं और उन सारी चीज़ों को दबा देते हैं और मोनार्की को शुरू कर देते हैं। लेकिन अब सीक्रेट सोसाइटी के थ्रू जो लिबरल नेशनलिस्ट्स हैं वो रिवॉल्यूशन को शुरू करेंगे और फिर से इस कंजर्वेटिज्म पर अपना दबाव जमा लेंगे। आज का टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।